नमस्कार, सीएम टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। उज्जैन में शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राणायाम, भुजंगासन और मयूरासन सहित विभिन्न योगासन किए तथा कार्यकर्ताओं को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली का भी आधार है। भाजपा का ये प्रशिक्षण महाअभियान 28 मई से शुरू हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पहले दिन से शामिल हैं और उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के साथ रात्रि विश्राम भी किया। योगाभ्यास की तस्वीरें मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की हैं। वहीं भाजपा संगठन ने भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें जारी की। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारम्भ जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। मध्य प्रदेश ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 104,22,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। उन्होंने किसानों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से 78 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी संभव हो सकी। प्रदेश में 13,41,000 से ज्यादा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। सरकार ने 40 रुपये बोनस सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया। अब तक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा दो कारण से। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना बिल्कुल उत्पादन के बाद उन्हें परचेसिंग की। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। अभी तक जो मुझे जो बताया गया है लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने गेहूं खरीदी की है।
मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का भुगतान करने का सिस्टम हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूँ हमने अपने किसानों से खरीदा गया है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में जैसे जैसे एमएसपी बढ़ती जाएगी और भी अनेक प्रकार से किसान कल्याण के हमारी सरकार के माध्यम से काम होंगे। एक बार फिर मैं अपने इस कठिन दौर के बावजूद भी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किया है और भगवान की दया से किसानों का गेहूं का उत्पादन भी इतना हुआ कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर ये आश्वस्त करना चाहूँगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी। आप सबको बधाई। जय बलराम। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान तेज धूप और लू से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए नागरिक जरूरी बचाव उपाय अपनाएं। उन्होंने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का लगातार बढ़ता विस्तार किसानों की समृद्धि का मजबूत आधार बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार नवाचार, आधुनिक तकनीक और उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। फल, सब्जी, मसाला और फूलों की खेती में बढ़ते उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और आधुनिक भंडारण सुविधाओं के जरिए उद्यानिकी क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। सरकार की योजनाओं और तकनीकी सहयोग से किसान पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। अन्नदाताओं के लिए खेती अब परंपरा से आगे बढ़कर समृद्धि की नई पहचान बन रही है। देश के हृदय प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत उद्यानिकी क्षेत्र को विस्तार देते हुए 1,32,147 हेक्टेयर का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, जहां हर खेत से बढ़ेगी आय और हर किसान के जीवन में आएगी खुशहाली। इस लक्ष्य के अंतर्गत फल उत्पादन के लिए 18,000 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन में 54,000 हेक्टेयर, मसाला फसलों में 56,000 हेक्टेयर, पुष्प उत्पादन में 3,500 हेक्टेयर, औषधि फसलों में 600 हेक्टेयर और संरक्षित खेती में 47 हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बदलते कृषि परिदृश्य में उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही हैं। इस दिशा में किसानों को उन्नत पौध सामग्री, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉली हाउस, शेड नेट और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में उद्यानिकी क्षेत्र की सफलता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में जहां कुल क्षेत्रफल 25,96,793 हेक्टेयर था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 28,60,952 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। साथ ही उत्पादन में भी करीब 37,68,200 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक विविधता और अनुकूल जलवायु उद्यानिकी फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल और चंबल क्षेत्र में फल, सब्जी और मसाला फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उद्यानिकी फसलों का यह विस्तार उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन करने और खेती को लाभकारी व्यवसाय बना रहा है। मध्य प्रदेश में सुशासन को नई दिशा देते हुए साइबर तहसील 2.0 डिजिटल प्रशासन की मजबूत पहचान बनकर उभरा है। पारदर्शी और तकनीक आधारित इस व्यवस्था के जरिए अब तक 5,60,000 से अधिक ऑनलाइन नामांतरण प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है।
इससे आम नागरिकों को तहसीलों के चक्कर लगाने से राहत मिली है और समय के साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है। सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को सरल, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। साइबर तहसील 2.0 प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस और जन सेवा का नया मॉडल बनकर सामने आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार नागरिकों की सुविधाओं और सुशासन की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में शुरू की गई साइबर तहसील 2.0 की पहल राजस्व प्रणाली में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का माध्यम बनी है। इस प्रणाली ने भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल और केंद्रीकृत बनाकर नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया है और ईज ऑफ लिविंग को मजबूत किया है। साइबर तहसील 2.0 व्यवस्था से अब तक प्रदेश में 5.60 लाख से अधिक ऑनलाइन नामांतरण प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। पहले जहां नामांतरण की प्रक्रिया में लगभग 70 दिन का समय लगता था, वहीं अब अधिकांश प्रकरण मात्र 20 से 25 दिनों में पूरे हो रहे हैं। इससे नागरिकों के समय, श्रम और धन की बचत सुनिश्चित हुई है। आंशिक खसरा से जुड़े मामले तकनीकी रूप से अधिक जटिल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भूमि के हिस्से का सीमांकन, रिकॉर्ड संशोधन और संबंधित जानकारी का अपडेटेशन होता है। साइबर तहसील 2.0 ने इस चुनौती का समाधान डिजिटल तकनीक से किया है। साथ ही भूमि संबंधी विवादों की संभावनाओं में भी कमी आई है। यह व्यवस्था प्रदेश की लगभग 1192 क्षेत्रीय तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अदालतों के साथ रियल टाइम समन्वय में कार्य कर रही है। यानी इस आधुनिकतम प्रणाली से प्रकरणों की निगरानी, प्रगति की समीक्षा और समयबद्ध निराकरण और ज्यादा प्रभावी तो हुआ ही है, साथ ही नागरिकों का इस व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में अग्रसर है। सरकार द्वारा पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के हित में संचालित योजनाओं से डेयरी सेक्टर को नई मजबूती मिल रही है। आधुनिक तकनीक, बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं और दुग्ध संग्रहण व्यवस्था के विस्तार से उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ाना है। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन से भी उनको जोड़ रहे हैं। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे है। हम चाहेंगे 2028 तक मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बन जाए, नंबर 1 पे जाए। मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति, देश के हृदय प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में हो रही निरंतर वृद्धि इस परिवर्तन को सटीक रूप में दर्शा रही है। नीतियों की स्पष्टता, सहकारिता की ताकत और किसानों के विश्वास का परिणाम। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज सिर्फ दूध उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि राज्य अब डेयरी सेक्टर में भी एक मजबूत व्यवस्था गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सुगम नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, किसानों की आय और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। प्रदेश में प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की उपलब्धि दर्ज हुई है। यह गत वर्ष से 11% अधिक है। वहीं दुग्ध संघों ने दुग्ध उत्पादक किसानों को गत वर्ष की तुलना में 15% से अधिक राशि का भुगतान किया है। वर्तमान में प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर है। राज्य को दूध उत्पादन में पहले नंबर पर लाने और मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसी क्रम में ग्वालियर डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण, शिवपुरी डेयरी प्लांट को पुनर्जीवन देने और इंदौर में 3 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में हुए कार्यों से वर्ष 2024-25 में 1398 करोड़ रुपए का भुगतान की तुलना में वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 1609 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।
जो गत वर्ष से 15% अधिक है। दुग्ध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली से विभिन्न दुग्ध संघों में खरीद मूल्य में 2.5 रुपए से लेकर 8.5 रुपए लीटर प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश अब दूध उत्पादन और समृद्धि की दिशा में एक मजबूत तंत्र तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में इसे देश का मिल्क कैपिटल बनाएगा। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के माध्यम से कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों और अन्य जल संरचनाओं की साफ सफाई, गहरीकरण और संरक्षण कार्य निरंतर जारी है। जन भागीदारी के जरिए जल बचाने और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जल संकट को कम करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल उपलब्धता को मजबूत बनाना है। इस अभियान से जल संरचनाओं को नया जीवन मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान, जन भागीदारी से जल संरक्षण का संकल्प। अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1.91 लाख से अधिक जल संरक्षण के कार्य पूर्ण। गांव-गांव में बन रही है नई जल संरचनाएं, तैयार हो रहे खेत तालाब और आकार ले रहे हैं अमृत सरोवर। वर्ष 2026 में 10,666 करोड़ रुपए की लागत से 3.68 लाख जल संरक्षण कार्यों का लक्ष्य है, ताकि जल संरक्षण के विकास और समृद्धि को मिले नई गति। मध्य प्रदेश आज आस्था, संस्कृति और प्रगति के अद्भुत संगम के रूप में नई पहचान बना रहा है। अपनी समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण, पर्यटन विकास, आधुनिक अधोसंरचना और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर और भोजशाला जैसे आस्था केंद्रों का विकास सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा दे रहा है। वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश अपनी परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के साथ देश में विकास का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। यह बदलता मध्य प्रदेश विरासत के सम्मान और भविष्य की प्रगति दोनों का प्रतीक बन चुका है। प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे, हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाएंगे हर स्थान को। गौरवशाली ऐसे पृष्ठों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है, इसलिए हमारी सरकार विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है। प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक नई पहचान गढ़ रहा है। उज्जैन, ओंकारेश्वर और चित्रकूट की ऐतिहासिक धरोहरों को देश दुनिया में एक विशेष पहचान मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े पावन स्थलों को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। सांदीपनी आश्रम से लेकर अमझेरा तक आस्था का यह पथ श्रद्धा को नई दिशा देगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के शुभारंभ के साथ भारतीय काल गणना की समृद्ध परंपरा से पूरी दुनिया को परिचित कराया गया। आस्था और परंपरा को जोड़ते हुए प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वनगमन पथ का निर्माण आस्था और इतिहास को जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। इसके साथ ही हर नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण प्रदेश को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ रहा है। विरासत, आस्था और संस्कृति के संगम से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है एक सशक्त, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जागरूक भविष्य की ओर। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भोजशाला को भव्य और दिव्य स्वरूप देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य भोजशाला के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक महत्व को नई पहचान देना है। इससे प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को विस्तार मिलेगा और ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। भोजशाला भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रही है।
इसके विकास से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पहल सांस्कृतिक गौरव को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। सदियों के इंतजार के बाद धार में आस्था, संस्कृति और सनातन स्वाभिमान का नया अध्याय शुरू हुआ है। ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय ने 750 वर्षों से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को नया विश्वास दिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित यह पावन भोजशाला कभी ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र हुआ करती थी, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी और विद्वान शास्त्रों के अध्ययन और विमर्श के लिए आते थे। अब राज्य सरकार भोजशाला के उसी गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माँ वाग्देवी के आशीर्वाद से धार में भव्य सरस्वती लोक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही राजा भोज शोध संस्थान भी स्थापित होगा। यह केवल विकास कार्य नहीं बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, सनातन संस्कृति और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का संकल्प है। अब धार आस्था, संस्कृति और विकास के नए स्वर्णिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आस्था, संस्कृति और विरासत के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार। CM टुडे न्यूज़ में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।